speaker on this esteemed group, Osana. Usana, And Usana, doctor. Usana. So I'm new to it, in fact. So Thank the you. topic we have today, जो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें उतना ही आर्टिक उतना समझने के लिए इजी होगा। जो हमारा टॉपिक आज है, दिस इज बिल्डिंग अ हेल्दी हार्ट। बिल्डिंग अ हेल्दी हार्ट का मतलब कि हमें वो सारी चीजें करनी है जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहे, फ्रॉम प्रिवेंशन टू प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन में हर वो चीज क्या सारी चीजें करनी ही है, और प्रोटेक्शन की वो सारी प्रिकॉशंस लेके जिससे हमारा हार्ट एक हेल्दी रह सके। ये जानने के लिए सबसे पहले हमको हार्ट की बीमारियों को समझने की जरूरत है, उसका प्रेवलेंस और किन कारणों से वो बीमारियां होती है। सो अगर मैं ग्लोबल डाटा की बात करूं तो 31% ऑफ द डेथ्स आर हैपनिंग ड्यू टू हार्ट डिजीज। जो सीवीडी है, जिसमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक होते हैं, 31% जो उसकी डेथ है वो हार्ट की बीमारियों से हो रही है। और 80% जो सीवीडी रिलेटेड इश्यूज हैं, सीवीडी मतलब हार्ट और ब्रेन दोनों का, ठीक है। और इसमें इसके नंबर्स बहुत हाई है और जो समय के साथ बहुत बढ़ रहे हैं। 18 से 20 मिलियन डेथ्स हो रही है एनुअली, और जो 2030 तक वो आके 25 मिलियन तक जा रही है। और यही जो बीमारी है ये डेवलपिंग नेशंस में, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, इसका प्रेविलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और स्पेशली उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, उसका जो रिस्क है 2 से 4% और ज्यादा बड़ा है। आज की डेट में इंडिया में वी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। सो जैसे मैंने आपको कहा कि भारत देश में जो मैक्सिमम जो प्रेविलेंस है डेथ्स का, वो हार्ट की बीमारियों के कारण ही है। 31% ऑफ द डेथ्स। ग्लोबली जो डाटा 235 पर मिलियन होता है, उसमें इंडिया में 272 है। और ये बीमारी आजकल यंगस्टर्स की तरफ ज्यादा मूव कर रही है एज कंपेयर टू पहले। ये रूरल पॉपुलेशन में कम है और अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा है। रूरल में मात्र 4 से 6% लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, और अर्बन मतलब शहरों में ये 10 से 12% आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल, ऑन द वर्क कल्चर, ऑन द स्ट्रेस, ऑन द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के कारण। जिस एज ग्रुप में हम हैं, मतलब 45 to 70 में मोस्टली जो पॉपुलेशन है, इसमें इसका प्रेवलेंस 45% है। मतलब 45 to 70 इज लाइक, मतलब वी कॉल इट यंग, मतलब काम करने वाले, पैसा कमाने वाले लोग, जिसपे फैमिलीज की सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। सो यूजली इस एज ग्रुप में वी आर मोर कंसर्न अबाउट आवर वर्क, आवर इनकम्स, बट वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ। आस्ते आस्ते इसका जो शिफ्ट है 25% का आसपास, जो 30 से 45 साल के आसपास ये शिफ्ट हो चुका है। अगर इसके मैं मेजर कॉज की बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन आज के समय में स्मोकिंग है, डायबिटीज है, एब्डोमेनल ओबेसिटी जिसको हम विसरल ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा, हाइपरटेंशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, लैक ऑफ हेल्दी डाइट। सो आजकल जो जंक फूड्स और हम खाते हैं, अनहेल्दी डाइट हम खाते हैं, उसके कारण, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल एंड हाई लिपिड्स। तो ये 6-7 मेन कारण हैं जो हार्ट की बीमारियों को ट्रिगर करती हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर्स में ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग और वेपिंग है। स्मोक हैज बिकम फैशन इन मेन एज वेल एज इन वुमेन। स्मोकिंग का होना, ये जंक फूड का जो ट्रेंड बहुत ज्यादा है आजकल, फास्ट फूड डिलीवरीज जो ब्रांड्स हो रही हैं, इसमें इट्स वेरी इजी टू ऑर्डर एंड हैव फूड। लेट नाइट तक जागना, उससे इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया से स्ट्रेस होता है, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इंफ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं, विच ऑल लीड्स टू हार्ट अटैक। अगर हम देखें आज के डेट में कि 30, अगर मैं 30 साल से ऊपर के लोगों की बात करूं, सो यू हार्डली सी एनीबडी गोइंग फॉर एक्सरसाइज और वॉक। हर बंदा ट्रेंड कर रहा है अपना अच्छा वर्क, अच्छा काम करने के लिए। दैट गुड वर्क गिव्स अस गुड स्ट्रेस, लीडिंग टू स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड आखिरी में हार्ट की बीमारियां। सो इसलिए इन चीजों का प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है।
तो हम कहते हैं कि वाई प्रिवेंशन मैटर्स, कि क्यों हमें इन चीजों की प्रिवेंशन करनी है। बिकॉज 80% जो हार्ट और स्ट्रोक के जो अटैक हैं, जो बीमारी है, 80% वो प्रिवेंटेबल है। 80% का मतलब है कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी डाइट मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, अगर आप स्मोक नहीं करते हैं, अगर आपका वेट मैनेज है, अगर आपका बीपी शुगर कंट्रोल्ड है, सो आपको हार्ट की बीमारियों के होने के चांसेस 20% ही हैं। और ऐसी कोई भी बीमारी की अर्ली इंटरवेंशन अगर होती है, मतलब अगर उसको हम रूटीन में जल्दी पकड़ते हैं, सो उसका इलाज अच्छा है और उसका प्रोग्रेशन काफी स्लो है। एंड एज वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड इट्स मोर इकोनॉमिकल ऑल्सो, कि अगर हम इन बीमारियों को अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं तो वो वैसे भी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बिकॉज आपको बेसिक मेडिसिन खानी है, बेसिक परहेज करने हैं। और जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों के जो लक्षण है ऑलमोस्ट 80% कम हो जाते हैं। अगर आप स्मोकिंग आज बंद करते हो तो हफ्ते 2 हफ्ते से आपके लंग्स में रिकवर करने शुरू हो जाते हैं। सो किसी भी बुरी आदत का सेवन बंद करने से आपके हार्ट को बेनिफिट होता है। सो इसमें हम कहते हैं कि जो इसके फैक्टर्स हैं, दो होते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारा डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, टोबैको, ओबिसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ये सारी वो चीजें हैं कि इन बीमारी के होते भी इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल है हमारी एज, हमारा सेक्स, हमारी फैमिली हिस्ट्री, वो सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। लेकिन ज्यादा जो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं वो कंट्रोल फैक्टर्स को कंट्रोल करके देख सकते हैं। और ये बहुत नॉर्मल से है कि जंक फूड से बचना है, सुबह मॉर्निंग में आधा पौना घंटा के आसपास एक्सरसाइज करनी है, आप जिम जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो। सो ये एक बेसिक रूटीन और डिसिप्लिन बनाने से और अपनी ईटिंग हैबिट को ठीक करने से ये बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि स्मोकिंग, ईटिंग हैबिट्स, अ गुड स्लीप। आजकल ड्यू टू दिस सोशल मीडिया, जो हमारा ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। यूजली हम लोग बहुत लेट सोते हैं और सुबह हमें ऑफिस के लिए बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो जो हमारी पहले 6 to 8 आवर स्लीप होती थी, 7 to 8, वो 4 से 5 घंटे की रह गई है। सो बॉडी का रिकवरी टाइम नहीं होता है, और आपका लैक ऑफ स्लीप होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, और ये सब कुछ एंड में जाके हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों को ही ट्रिगर करता है। स्मोकिंग। बट डॉक्टर साहब, इसमें जो कंट्रोलेबल वाला है, ये स्लीप वाला, आई थिंक ये एक फैक्टर लोग नॉर्मली बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं, ट्रीटिंग इट की शायद इसका तो कोई रेpercussion होता ही नहीं होगा हेल्थ के ऊपर। अभी जो लेकिन लेटेस्ट स्टडीज हुई है उसमें स्लीपिंग का बहुत ज्यादा रोल है। बिकॉज लैक ऑफ स्लीप इज गेटिंग यू टू इंसोम्निया, डिप्रेशन। और क्या होता है कि जब हमारा इंस्टाग्राम हम देखते हैं बहुत ज्यादा, अगर उसमें जाए तो हम साइकोलॉजिकली हम वैसे भी अपने आप को लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, चीजों को लेते हैं, लाइफस्टाइल को लेते हैं। ये यहां गया, मैं क्यों नहीं गया, ये ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। वो एक रेस, बराबरी की दौड़। सो इवन दैट गिव्स यू स्ट्रेस एंड दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। सो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो स्क्रीन टाइम है बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपको 10 साढ़े 10 बजे के आसपास आपका फोन बंद हो जाना चाहिए। आपको एक अच्छी स्लीप हाइजीन रखनी चाहिए। स्लीप अच्छी हाइजीन का मतलब है कि डिम योर लाइट्स, टेक ए शावर, रोशनी कम करो, नहाओ, साफ कपड़े पहनो, और अच्छे से आप सोइए। बिकॉज आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है जो आपने बताया। अगला स्मोकिंग है। स्मोकिंग आज की डेट में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, और इससे और खतरनाक है वेपिंग। स्मोकिंग को हम बहुत फैशन मान के चलते हैं। पिछले 10 साल में आप देखोगे कि इवन फीमेल्स आर स्मोकिंग अ लॉट, विच इज अ फैशन नाउ इन फैक्ट। बट मैं आपको बता दूं कि फीमेल्स में स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू मेन। तो सबसे पहले जो है स्मोकिंग बंद करना है। अभी जितने भी यंग डेथ्स होती हैं, जितने भी यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज स्मोकिंग ही है। हमारी प्रैक्टिस में 25 साल से लेके 24, हमने लेटेस्ट जो यंगेस्ट पेशेंट मैंने देखा वो 22 साल का लड़का है।
स्मोक करते हैं, जो शहर में स्मोक करते हैं, गांव में हुक्का पीते हैं। सो स्मोकिंग शुड बी स्टॉप्ड कंप्लीटली। अब हम कहते हैं कि स्मोक नहीं करना है, हुक्का पी लो, हुक्का नहीं पीना है, ई सिगरेट्स पी लो, ई सिगरेट्स नहीं करना, वेपिंग पी लो। सो ये जितना ये दूसरा जो आर्टिफिशियल ई सिगरेट्स हैं या वेपिंग, ये और ज्यादा कैंसरस हैं। लेटेस्ट स्टडीज ये कह रही है कि ई सिगरेट्स एंड वेपिंग से आपका जो कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, 4 फोल्ड्स। सो जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग हार्ट रेट को काफी इंक्रीज करती है, बीपी बढ़ाती है, और वेसल्स की इंटीमल थिकनिंग को रफ कर देती है। उससे एक प्लाक बनता है, प्लाक निकल के आगे वेसल में फंस जाता है और वो हार्ट अटैक करता है। जैसे हमारे घर में नली होती है ना, किचन की नली, जिसपे हम लोग बेसिकली पानी बाहर जाता है, खराब पानी बाहर जाता है, जैसे वो चोक होती है, तो स्मोकिंग भी वैसे ही कचरा निकालता है और नसों को रफ कर देता है, थिक कर देता है, जिससे कारण उसमें क्लॉट फॉर्म, अथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस आती है, क्लॉट आके फंस जाता है और हार्ट रेट बीपी बढ़ाता है, जिससे हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है। सो ये जो मतलब पिक्चर में बता रहा था, ये एक वेसल है। वेसल में एक जो आप पीले रंग का देख रहे हो, एक प्लाक बना है। प्लाक रप्चर होता है और आगे जाके इसको थ्रोम्बोस फॉर्मेशन करता है। सो बेसिकली जब कोई नस 80-90% बंद होती है, 70% से आपको उसमें हार्ट की बीमारी के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। 90-95% प्लस में और 100% में आके प्रॉपर वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक कर देती है। सो जो हमारा मॉडिफाइड वेबल जो एक रिस्क फैक्टर वो स्मोकिंग है, एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड। सेकंड फैक्टर जिसको मैं बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस देता हूं, वो है ओबिसिटी। ओबिसिटी मतलब आपका बॉडी वेट। ये बीएमआई का एक चार्ट मैंने दिया है। अप टू 19 to 23 ये एक नॉर्मल बीएमआई है। 23 to 25 इज ओवरवेट। 25 to 30 ओबेसिटी 1, 30 से 35 ओबेसिटी 2, और 35 से अब ओबेसिटी 3। ओबेसिटी सेकेंड बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी को होने के लिए। ओबेसिटी स्पेशल इसको हम कहते हैं विस्ल ओबेसिटी, जो पेट के आसपास का मोटापा होता है वो, इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। और इसको हम बोलते हैं पीच बॉडी, नाशपाती की तरह जो शरीर होता है ना, कि पेट बड़ा है, टांगे पतली छोटी हैं, वो नहीं होना चाहिए। यू कैन बी हेल्दी लाइक ए एप्पल, बट यू शुड नॉट लाइक ए पीच। सो जितना विसल ओबेसिटी होगी उतना भी आपका हार्ट की बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बीएमआई कैलकुलेट हम करते हैं आपकी हाइट और वेट के फॉर्मूलों को निकाल के। अगर आपने इन जनरल अपना एक नॉर्मल असेसमेंट करना है, सो आपको करना बहुत इजी है। आप गूगल पे जाइए, अपना हाइट और वेट डालिए, और उस फॉर्मूले से आपको आपका बीएमआई दिखा देगा। बीएमआई भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है आपकी हार्ट हेल्थ को असेस करने के लिए। ओबेसिटी में सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि ओबेसिटी, मैं जो अपने पेशेंट को कहता हूं, समझाता हूं कि जो सबसे पहली जो, अच्छा ओबेसिटी को हम बीमारी नहीं मानते, हम बोलते हैं कि जी बहुत प्रॉस्पेरिटी है ना। लेकिन ओबेसिटी भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ओबेसिटी जब जब मोटापा आपको, जब हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब बहुत ज्यादा मोटापा क्या करता है ये? सबसे पहले ये आपको फैटी लिवर देगा, आपके लिवर पे चर्बी आ जाएगी, फिर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल आएगा जो आगे हार्ट अटैक करेगा। तीसरा स्लीप एपनिया, आपने देखा होगा मोटे लोगों का पूरा फेस होता है, शॉर्ट नेक आ जाती है, और जिसको हम डोगरा नेक भी कहते हैं, और वो स्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा स्नोर करते हैं, और उनकी सांस लेते लेते रुक जाती है बीच में, जब वो सोते हैं खराटे मारते मारते रुक जाते हैं, तो उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। ओबेसिटी से ही आपको डायबिटीज होगी, ओबेसिटी से आपका बीपी बढ़ेगा, ओबेसिटी ही आखिरी में फिर फाइनली हमारे को, अच्छा ओबेसिटी मेक्स यू लेजी ऑल्सो ना। सो हर बीमारी की जो मेन जर्नी है, स्पेशली हार्ट की, वो मोटापा है। सो मोटापा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और इसको ठीक करना प्राइमरी है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपना वेट मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट बेटर करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको हेल्दी डाइट और हेल्दी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। आई नो एवरीबडी इज सो बिजी, हम आपको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ हर पेशेंट को कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप सीढ़ियां चढ़ो, मैक्सिमम पैदल चलो, ऑफिस में 6 फ्लोर सीढ़ी चढ़ो, घर में अगर मल्टी स्टोरी में हम रहते हैं सीढ़ियां चढ़ो, और अच्छी डाइट लो, न्यूट्रिशन आपके अच्छे होने चाहिए, सप्लीमेंट्स अच्छे होने चाहिए। कोरोना में हमने देखा है कि जिन लोगों के न्यूट्रिशंस अच्छे थे, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था, वो सरवाइव किए, और जिनका इम्यून सिस्टम पुअर था, दे कुडंट सरवाइव। सो रोल ऑफ दिस सप्लीमेंट्स हैज गॉन मच अप आफ्टर कोविड। सो सेम जब मैं बताया ओबेसिटी के बारे में कि एक्सेस बॉडी वेट, पेट के पास मोटापा ज्यादा होना, अगर शरीर में चर्बी होगी तो खून में ब्लॉकेज होने की संभावना भी ज्यादा है, और टोटल बॉडी वॉल्यूम होता है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। ये सारी बीमारियां जो लिखी हैं इस पे, जैसे स्लीप एपनिया है, स्ट्रोक है, शुगर, बीपी, हाई कोलेस्ट्रोल, फीमेल से पीसीओएस होता है, मेनोपॉजल जल्दी आ जाता है, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर्स होते हैं मोटापे के कारण। सो ये जो सेकंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इस पे काम करना बहुत जरूरी है। सो लैक ऑफ, एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग मोटे हैं उनमें हार्ट की अटैक की संभावना कितनी है, या जो जितनी डेथ्स हुई हैं उसमें 36% जो लोग थे वो मोटे थे, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, और वहीं फीमेल्स में देखे तो 38% के आसपास एक फिगर था। ये अगला एक चार्ट है, ये देखता है कि अगर आपकी एज और आपके वेट में कितने जल्दी आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है, या हार्ट की बीमारी होने की संभावना है। ओबीज पेशेंट्स में एट द एज ऑफ 60-62 में आपको हार्ट की बीमारी होने की संभावना है, ओवरवेट में वही अराउंड 68-70 में, और नॉर्मल में अराउंड 70-75 में। सो वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट की बीमारियों को देखने के लिए। हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी आउटडोर एक्टिविटीज में थोड़ा प्रमोट करना चाहिए एज कम्पेयर टू इंडोर। न्यूक्लियर फैमिलीज है तो मोस्टली एक एक दो दो बच्चे हैं घर पे, अपने सिस्टम पे बैठे होते हैं, बट वी शुड प्रमोट देम टू गो आउट, वी शुड गो आउट आवरसेल्फ। सुबह बैडमिंटन खेल लो, वॉक कर लो, पार्क चले जाओ। सो उससे दो चीजें हैं, एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी और एक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम लोगों ने जो प्रोग्रेस की तरक्की की है, और तो हम इसी 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 ओर पे चल रहे हैं आगे। सो पहले हम लोगों को खेत में काम करना पड़ता, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे दादाजी वगैरह थे, और ट्रैक्टर पे लेके चलते थे, काम करते थे खुद। हम लोग वी हैव बिकम वेरी सेडेंटरी, हर चीज फोन पे है, हर चीज आप टैब से एक ऑर्डर कर सकते हैं। सो हमें फिजिकल एक्टिविटी होने का कोई रीजन नहीं है। बट अगर हम एक अच्छी जिंदगी और हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। सो जो एक मेन आज की टॉक का कंसर्न था वो था अबाउट वुमेन। वी डोंट टॉक मच अबाउट वुमेन इन फैक्ट, दो देयर इज अ जेंडर इक्वलिटी, लेकिन हम भी जब भी बीमारियों की बात करते हैं हम मेन की बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि मेन ज्यादा एक्सपोज होते हैं हार्ट की बीमारियों के लिए, बिकॉज स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। अब तो वर्क वर्क का भी, तो वुमेन आर एट पार द सेम। सो अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो एट ए यंगर एज जो फीमेल्स में हार्ट की बीमारियों की संभावना एज कम्पेयर टू मैन काफी कम होती है, लेकिन विद द एज, पोस्ट मेनोपॉज, वो बीमारियां मर्दों के बराबर या मर्दों से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। सो पोस्ट मेनोपॉज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुमेन की हार्ट हेल्थ के लिए। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि यंग वुमेन में चांसेस हार्ट की बीमारी के कम होते हैं, विद एज पोस्ट मेनोपॉज में ज्यादा होते हैं, और इनके प्रोग्नोसिस भी ज्यादा खराब होते हैं, बिकॉज फीमेल्स बहुत ज्यादा अपने सिम्टम्स नहीं बताती हैं। सो यूजली इमरजेंसी में भी हमारे पास वो पेशेंट फीमेल वो आती है जो काफी एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज लेके आती है। जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए थे पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और फीमेल्स के लिए भी सेम ही है। एज, मेन में अराउंड 45, फीमेल में अराउंड 55 पोस्ट मेनोपॉज। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो एचडीएल लो गुड कोलेस्ट्रॉल। फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री जो होती है तो उसमें
मेन में भी है उतना स्कोप और फीमेल में भी उतना ही है। डायबिटीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल एंड ओबेसिटी। सो मोटापा, बीपी और शुगर, ये सब हमारे हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाती है। स्पेशली वो लेडीज जो स्मोक करती हैं, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना 6 फोल्ड ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा। जबकि वो जो मेन हैं, उनकी स्मोक करके हार्ट की बीमारी की संभावना 3 गुना ज्यादा होती है। तो फीमेल्स में बहुत ज्यादा रिस्क है स्मोकर्स को हार्ट अटैक होने की। और जैसे मैंने कहा कि पोस्ट मेनोपॉज में क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं, तो हार्ट की बीमारी का प्रोग्रेशन डबल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, और कैल्शियम प्लाकिंग बड़ी ज्यादा होती है। तो उनकी वेसल्स में कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज के समय में हमारे को ये चीजें हैं जो हार्ट की बीमारी ज्यादा करती हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक या हार्ट अटैक के जो साइंस हैं, या इसमें बेसिकली छाती में बीच में दर्द होता है। ये दर्द लोअर जॉ पे जाता है। ये दर्द लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट आर्म में भी जा सकता है। डायबिटीज में पेन नहीं होता, उसमें घबराहट होती है, पसीना आता है, सांस फूलता है। लेकिन जो ये पिन पॉइंट पेन है, ये कभी हार्ट की नहीं होती। सो एनी पेन विच इज पिन पॉइंट, जैसे हम बोलते हैं ना कि हल्का सा दर्द हो गया, गैस है, तो वो हार्ट की बीमारी नहीं होती। हर चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो चलने पे हो और रुकने पे ठीक हो जाए, वो हार्ट का होता है। अगर मैं सोया हूं और मुझे एक पिन पॉइंट पेन हो, तो कभी उसके लिए परेशान नहीं होना। पर जब भी आपको छाती में दर्द होती है, तो आप एक बार पक्का ईसीजी करवा लीजिए अपने पास के डॉक्टर के पास जाके। मेन फैक्टर जो मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पे छाती में दर्द बीच में, रेडिएटेड टू द लोअर जॉ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, और कई मौकों पे बैक में पीछे जाना, वॉमिटिंग आना, तो ठंडा पसीना आना, बिना किसी काम के अगर ठंडा पसीना, तो वो भी एक हार्ट का लक्षण है। डिजीनेस, चक्कर आना, घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, और सांस फूलना। सो इनमें से अगर कोई भी लक्षण आपको होता है बैठे बैठे, पसीने के साथ, घबराहट के साथ, तो आपको नियरेस्ट डॉक्टर को जाके दिखाना है, समय वेस्ट नहीं करना है। यूजली हमारे पास केसेस आते हैं कि जी रात को 11 बजे पसीना आया, घबराहट हुई, हमने सोचा जी डॉक्टर साहब तो मिलेंगे नहीं, कल सुबह दिखाएंगे। जब तक सुबह होती है तब तक तो काम खराब हो जाता है, पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करता। 50% ऑफ द पेशेंट डाई इन 1 आवर। अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक होता है, तो 50 से 60% लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तभी छाती में दर्द, पसीना, इसको हल्के में नहीं लेना है। नियरेस्ट डॉक्टर के पास चले जाओ, अवेलेबिलिटी नहीं है आसपास, घर में डिस्प्रिन की गोली सबके पास होती है, पानी में घोली और पी लिया। आजकल के समय में घर के पास, घर में प्रोब सबके पास है, बीपी ऑपरेटर सबके पास है, बेसिक दवाइयां कोलेस्ट्रॉल की सबके पास है, खून पतला करने की दवाइयां हैं। सो कभी भी ऐसे लक्षण होने पे, माइल्ड के बाद मॉडरेट की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले डिस्प्रिन की गोली आधे गिलास पानी में घोली, पी लिए। 2 कोलेस्ट्रॉल की गोलियां, चाहे वो अटोरोस्टैटिन है या रोजुवास्टैटिन है, 2 से 3 गोलियां आप उसको खा लीजिएगा। और अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट की गोली है, यूजुअली काफी सीनियर सिटीजन कैरी करते हैं, तो उसको जीभ के नीचे रखना है। एक और चीज मैं कह दूं, कई बार क्या होता है कि गैस हो रही है और आपने सॉर्बिट्रेट की गोली खा ली। अगर सॉर्बिट्रेट की गोली खाने से आपके लक्षण ठीक हो रहे हैं, तो मतलब हार्ट की बीमारी है। और उस गोली के खाने से आपके लक्षण ठीक नहीं हुए हैं, तो आप ये लेके चलो कि हार्ट की बीमारी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट सॉर्बिट्रेट लेता है, उसके लक्षण चलते रहते हैं, रिश्तेदार आके एक और सॉर्बिट्रेट दे देते हैं। सॉर्बिट्रेट वेसोडायलेटर है, नसों को खोलती है। सो क्या होता है, सॉर्बिट्रेट लेने से बीपी फॉल करता है। तो होता ये है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी तो थी नहीं, लेकिन 2 सॉर्बिट्रेट खा ली, तो वैसे वो इमरजेंसी में आता है और आईसीयू भर्ती हो जाता है, क्योंकि बीपी फॉल कर जाता है। सो थंब रूल ये है कि अगर आपने किसी को सॉर्बिट्रेट की गोली दी या खाई, 20 मिनट से पहले आपको वो दवाई रिपीट नहीं करनी है।
डायग्नोसिस की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको इस प्रकार का कोई दिक्कत होती है तो नियरेस्ट, आजकल ईसीजी की सुविधा हर जगह है, हर छोटे कस्बे में भी ईसीजी होती है, जाके ईसीजी करवाओ। अगर वहां पे खून की जांच की संभावना है तो ट्रॉपाई, सीपीकेएमबी, ये दो टेस्ट होते हैं जो हमारा साइलेंट हार्ट अटैक बताते हैं, वो करवाइए। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इकोकार्डियोग्राम, जो दिल का अल्ट्रासाउंड है, वो करवाइए। उससे आपका हार्ट का फंक्शन मालूम पड़ता है, हार्ट हार्ट के वॉल्व कैसे काम कर रहे हैं वो मालूम पड़ता है। और स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं हम लोग, जैसे एक ईसीजी होती है, स्ट्रेस ईसीजी मतलब ट्रेडमिल टेस्ट। सो ट्रेडमिल एक स्ट्रेस ईसीजी है, जब आपको हम भगा के आपका ईसीजी करते हैं तो उसको हम ट्रेडमिल कहते हैं। वो बेसिकली एक फोर्स ही करती है कि आपकी हार्ट में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ज्यादा है या इनसिग्निफिकेंट है। नई जांच आजकल है सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राम। जैसे लोग हमारे पास आते हैं कि जी बता दो हमको हार्ट की दिक्कत है नहीं है, मतलब हमें तो ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ये सीटी स्कैन की तरह होता है, 5 से 10 मिनट की जांच होती है। और अगर आपका एक बार सिटी एंजियोग्राम नॉर्मल है तो अगले आपको 7-8 साल कोई यूजली संभावना नहीं है हार्ट की बीमारी होने के लिए। सो वो लोग जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो स्मोकर्स हैं, जो एक अपनी कार्डियक असेसमेंट है, उसके लिए हम सिटी कॉर्नर एंजियोग्राम करते हैं। नॉर्मल जो एंजियोग्राफी है वो तब करते हैं कि अगर आपकी ईसीजी में कोई चेंजेस है, आपके इको में कोई दिक्कत है, आपका टीएमटी पॉजिटिव आया है, तो फिर एक नॉर्मल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी हम कहते हैं, जिसकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 100% होती है, 100%। जबकि सिटी कॉर्नर एंजियोग्राफी की रिपोर्ट 95%, टीएमटी की रिपोर्ट 70 to 75%। सो जो स्पेशलिस्ट टेस्ट हैं, ये सीपीकेएमबी, ट्रोपाई जो और सीआरपी, ये आपकी हार्ट हेल्थ को दर्शाता है कि आपको कार्डियक इवेंट हुआ है या नहीं। लेकिन लिपोप्रोटीन एंड होमोसिस्टेसिन टेस्ट है, ये फोर्स ही करते हैं कि आपका फैमिली हिस्ट्री में, आपका जीन्स में हार्ट की बीमारी होने की संभावना है या नहीं। ये एक ट्रीटमेंट है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम क्या एक खून पतला की दवाई देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, एंटी एंजाइनल्स देते हैं, हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं, और प्राइमरी पीसीए। सो जैसे मैंने पहले एक फोटो दिखाया था आपको कि हमारी नस कैसी होती है, उसमें ब्लॉकेज कैसे कैसे होना शुरू होती है, तो एक देखोगे आप एक्सट्रीम लेफ्ट में एक नॉर्मल सेल, नॉर्मल वेसल की उसकी थिकनेस है, और आगे जो पीले रंग का ये पूरा कोलेस्ट्रॉल बोल दो या उसको चर्बी जमना, जो देसी भाषा में कहते हैं, और आस्ते आस्ते करके नैरो हो रही है, पीछे से एक प्लाक आता है और इस नस को 100% बंद कर देता है। और उसको फिर हॉस्पिटल जाके बलून माउंटेड एक स्टंट होता है, उसके द्वारा उस नस को खोला जाता है। स्टंट हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है और उसको बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो वैसे ही वेसल को पूरा खोल देता है। सो एक पेशेंट है, इसका आप देखोगे जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, इसमें देखोगे आप जो एक ए वाला अगर आप देखोगे वहां पे एक वेसल आपके आके पूरी ब्लॉक हो गई है, 100% कहता है कि 100% ब्लॉक्ड, 100% ब्लॉक आगे से कट गई है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट का, यंग पेशेंट का एंजियोग्राम का फोटो है जो हमारे पास इमरजेंसी में आया था। और जो बी फोटो आप देखोगे तो बी में वो ऑलरेडी स्टंटिंग के बाद उस नस को खोल दिया गया है। अब आप देखोगे वो नस काफी आगे तक दिख रही है आपको। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एंजियोप्लास्टी डन। हम लोग बड़े हेजिटेंट होते हैं कि नहीं छल्ला नहीं डलवाना, हमने हमने ये नहीं कराना। सो जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है ये बहुत बड़ा लाइफ सेवर है, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है, आपकी हार्ट हेल्थ को बढ़ाती है। सो इन केस कभी ऐसी चीजें होती हैं तो आप एक सेकेंड ओपिनियन लेकर हमेशा एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मेन, जिसके लिए हम इकट्ठे आज हुए हैं, कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें हार्ट की बीमारी ना हो। सबसे पहले जो मैंने कहा कि कम से कम पौना घंटा हमारे को अपना एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, जिम करना है, कोई एक, मैं कहता हूं एक स्पोर्ट अडॉप्ट कर लो। एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा खुद को देना शुरू करो। दूसरा अपना बीएमआई, बॉडी वेट को कंट्रोल करो। जो आपका बीएमआई है 23 तक होना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, एवरेज में हर पेशेंट का बीएमआई चेक करता हूँ, बट इंडिया में हमारे पास सारे सबका ही ओबेसिटी 1-2 पे हम लोग घूम रहे हैं। सो बॉडी वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। थर्ड इज स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस कंट्रोल, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो, ठीक से अपना नींद पूरी करो। सो वर्क और घर के स्ट्रेस को मिक्स ना करो।
ठीक है। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी है, जो मेन कल्पिट है इसका हार्ट के डिजीज का। अल्कोहल को लिमिट करो, कैफीन कम करो, बिकॉज कैफीन और ये सारी चीजें बीपी को बढ़ाती है और हार्ट रेट को बढ़ाती है, जो दिक्कत देता है। अगर हम बात करें कि डाइट, कि हमें क्या खाना चाहिए, तो दो प्रकार की डाइट एडवाइस होती है, मेडिटेरियन डाइट एंड डैश डाइट। सो मेडिटेरियन डाइट बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट होती है, और उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हैं। और डैश डाइट का मतलब होता है डाइट अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जो लो सोडियम डाइट, कम नमक की। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम डैश डाइट देते हैं, और हार्ट हेल्थ को देखने के लिए मेडिटेरियन डाइट। सो क्या है इसमें? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, लीन प्रोटीन, ऑलिव ऑयल्स। तो बेसिकली हर चीज जो जो हेल्दी है। सो जितनी आपकी प्लेट में जितनी कलरफुल आपकी प्लेट होगी, उतना अच्छा है आपके हार्ट के लिए। व्हाइट मीट लीजिएगा, और नट्स वाला लो, नट्स में ओमेगा 3 काफी ज्यादा होता है। लिमिटेशन ऑफ रेड मीट, रेड मीट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। प्रोसेस फूड नहीं लेना है, ट्रांस फैट्स उसमें होते हैं। और जितने भी शुगरी सॉल्टी ड्रिंक्स हैं वो नहीं लेनी है। जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं वो भी दैट लीड्स टू डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन फॉर द हाई सॉल्ट कंटेंट्स। हम हमेशा एक हाई प्रोटीन और लो कार्ब डाइट रिकमेंड करते हैं। सॉरी। प्रोसेस फूड अवॉइड करना है। कोशिश करो कि हेल्दी खाना खाना है, बचा हुआ खाना, बासा खाना नहीं खाना है। ग्रीन टीज लेनी शुरू करो। हर वो चीज लो जिसमें ओमेगा 3 ज्यादा है। गार्लिक, लहसुन बहुत ज्यादा एडवाइजेबल होता है हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, विटामिन, हेल्दी डाइट, ओमेगास होने चाहिए उसमें। हेल्दी फैट्स, एवोकेडोज है, ऑलिव ऑयल है, नट्स हैं। और सोडियम रिस्ट्रिक्शन करो, शुगरी ड्रिंक्स मत लो। अब आप बात आती है डाइटरी सप्लीमेंट्स की। तो हमें ये बहुत वाइजली चूज करना है कि हम क्या ले रहे हैं। देखिए, शहरों में जो हमारा लाइफस्टाइल है, खाना खाने का सिस्टम है, फ्रूट्स खाने का, वो बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मैं खुद 1 से 2 सप्लीमेंट्स डाइटरी लेता हूँ। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड, दे आर द बेस्ट फॉर हार्ट। क्या करते हैं ये लोग, ये एंटी इंफ्लेमेटरी, इनका बड़ा रोल होता है। इनका बहुत अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी रोल होता है। और जितने भी हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो हार्ट अटैक, दी इंफ्लेमेशन के कारण, हम पहले HRCRP टेस्ट देखते हैं कि आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन कितनी है। इंफ्लेमेशन के कारण ही प्लाक फॉर्मेशन होती है जो हार्ट अटैक करता है। हमें हर वो चीज लेनी है जो आपके शरीर में इंफ्लेमेशन कम करे। इसके लिए जो सबसे बड़ा सप्लीमेंट है वो ओमेगा 3। कोएंजाइम क्यू, कोक्यू, जो आपकी हार्ट हेल्थ है, आपकी मांसपेशियां हैं, आपका ब्रेन सेल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करता है। कोक्यू आपकी मसल्स को बिल्डअप करता है। ये हम उन लोगों में, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में, लोगों को जिनको कैंसर है उनको, उन लोगों को जिनको हार्ट अटैक हुए हैं या हार्ट फेलियर्स हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा इनका रोल है। और रेगुलर बेस कहते हैं कि अगर आप कोक्यू रेगुलर लेते हो, 2 साल लेते हो, तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट की संभावना 50% से कम हो जाती है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, आप ले सकते हैं उनको। नेचुरल भी आप ले सकते हैं। अल्फा लेपुल एसिड, ये भी कॉम्बिनेशन में आजकल आता है कोक्यू के साथ में, आप ये ले सकते हैं। इसका भी बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी रोल है। ये बेसिकली सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फाइबर रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट बहुत अच्छी है वेट रिडक्शन करने के लिए। फाइबर्स अच्छे होंगे, आपका डाइजेशन सही रहेगा, आप वेट रिड्यूस करोगे। जो सोय है, सोय एसोफ्लेवन, ये मेनोपॉज में बहुत हेल्प करती है। ये बोन डेंसिटी को ठीक करती है। और जो हॉट फ्लशेस वगैरह हैं, और जो मूड स्विंग्स हैं फीमेल्स में मेनोपॉज के आसपास, ये उसको भी ट्रीट करती है। फ्लैक्स सीड्स में दे आर ऑल्सो रिच विद ओमेगा 3। फ्लैक्स सीड्स और जितने भी सुपर सीड्स हैं, मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, खुद भी यूज करता हूँ। ओमेगा 3 रिच होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं,
और फीमेल्स में बहुत ज्यादा इसका रोल है इन टॉकिंग अबाउट द हॉट फ्लैशेस एंड ऑल। सो ये लेने चाहिए। इनफैक्ट ये कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी इज गुड फॉर फैटी लिवर, डाइजेशन, फॉर हार्ट। सो यू नीड टू चूज वेरी वाइजली कि व्हाट ऑल सप्लीमेंट्स आप कौन सी क्वालिटी का सप्लीमेंट खा रहे हो। देखो हम इंडिया में हर चीज हर जगह मिलती है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा है। सो आपको ये देखना है कि आप क्या खा रहे हो, कौन सी कंपनी का बना है, उसके उसका एक्चुअल कंटेंट कितने हैं, उसकी लैब रिपोर्ट कितनी है। सो उस ढंग से चलना है। लेकिन हर 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 बंदे को, किसी को हार्ट की बीमारी है तो भी और नहीं भी है तो भी डाइटरी सप्लीमेंट बहुत मैंडेटरी है, स्पेशली आफ्टर 50-55। मैन में हार्ट की बीमारी की संभावना, फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉज। तो हमें कहते हैं ना कि लॉन्जिटिविटी, लॉन्जिटिविटी एवरीबडी वांट्स टू लिव लॉन्गर। आज की डेट में हर बंदा हेल्दी और लंबा जीना चाहता है। सो अगर अपने को वो करना है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, कुछ सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और आपका अगर हेल्दी सिस्टम होगा तो आप क्रोनिक बीमारियों से लड़ सकते हो। आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन नहीं होगी तो आपको बीमारियां नहीं होगी। सो इसका बहुत ध्यान रखना है। सो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे मैंने बताया कि हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा है, पोस्ट मेनोपॉज में वुमेन में उसका रिस्क और ज्यादा हो जाता है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि भाई सोए थे हार्ट अटैक हो गया जी, पर हम अपने आप को नहीं बदलते उसमें। हमारे आसपास में 10 लोगों को बीमारियां होती हैं, हम लोग बस सुनकर उसको भूल जाते हैं। वी डोंट लर्न। हमें लगता है कि भाई ये बीमारी मुझे तो नहीं होगी, सब किसी को भी हो सकती है। जब तक आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे, आप बाकियों से अलग नहीं हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स मैंडेटरी है 45 साल के बाद। हर हॉस्पिटल में अलग अलग पैकेजेस हैं, दे वेरी इकोनॉमिकल। सो आपको जाना चाहिए हर साल 2 साल में, अपने हेल्थ चेकअप कराने चाहिए। एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, हार्ट के कराओ, ब्लड। कोलेस्ट्रॉल आपको हर 3 से 6 महीने में कराना चाहिए। जिन लोगों को बीमारी है वो 3 महीने में, और जिनको नहीं हो 6 महीने में। इको, टीएमटी 45 साल के बाद एटलीस्ट 2 साल में एक बार, और 55 साल के बाद हर साल एक बार। और कहीं भी कई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहां जाओ, अपना बीपी चेक कराओ, अपना शुगर चेक कराओ। क्योंकि 30 से 40% बीमारियां फ्री कैंप्स में पकड़ते हैं, बिकॉज शुगर और बीपी दे आर वेरी साइलेंट किलर्स। बहुत लोग मिलेंगे आपको, दवाई नहीं खाते, कहेंगे जी हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बीमारी इनिशियल फॉर्म में है। शुगर स्पेशली मैं बताऊं तो ये दीमक की तरह होती है। जैसे दीमक दरवाजे को खोखला करके अपने लक्षण दिखाती है ना, शुगर भी वैसे ही करती है। तो शुगर को इग्नोर नहीं करना है, मोटापे को इग्नोर नहीं करना है। सो अगर हम देखें कि मेरा हार्ट हेल्दी है नहीं है, अगर हमें 5-7 चीजें करते हैं तो हम हार्ट की बीमारी को 80% तक बचा सकते हैं। और बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तम्बाकू मत लो, स्मोक मत करो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट खाओ, बीपी मेंटेन करो, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करो, शुगर मेंटेन करो। और जिन लोगों में ये बीमारियां हैं, अगर उसकी दवाई रेगुलर खाते हैं तो एवरीथिंग इज मैनेजेबल। वो लोग जो जिनको बीपी और शुगर है, वो भी डायग्नोज होने के 50-60 साल तक जी सकते हैं बिना किसी बीमारी। सो बहुत जरूरी है टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। थैंक यू। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आई थिंक मैंने एक एक्सपेक्टेशन नेहा और हमने सेट करी थी दैट विल बी ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, और आई थिंक आपने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बेसिक बेसिक चीज़ें बताई। आई नो टेक्निकल चीज़ें तो बहुत होती हैं, बट हम एनकरेज करेंगे अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर विवेक से, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आप अपना टाइप कर सकते हैं, नेहा कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। या फिर अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो नेहा, मैं एनकरेज करूंगा आप 5-6 क्वेश्चंस डॉक्टर साहब से जरूर पूछो जो हमें हमारे एसोसिएट्स ब्रांड पार्टनर से मिलते हैं। या एक क्वेश्चन आई थिंक एचपी सर ने पूछा है डॉक्टर साहब, दैट इज हाउ टू रिड्यूस लेवल ऑफ HSCRP। तो जैसे मैंने कहा कि जो HSCRP है, अभी मैंने, अगर मेरे लास्ट आपने कन्वर्सेशन में सुना होगा, तो मैंने आपको ये कहा था कि हमारी बॉडी में इंफ्लेमेटरी चीजों को हमें अवॉइड करना है।
ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी चीजों को हम अवॉइड कैसे करेंगे, बिकॉज जो प्लाक फॉर्मेशन होती है वो इन्फ्लेमेशन से होती है ना। अगर हमारी नसों में इन्फ्लेमेशन होगी तो रफ हो जाएगी और वो प्लाक रप्चर करेगी। सो जो HRCRP है या जो CRP है अब इसको तीन तरह, अब आप टेस्ट कराओगे 3 रिपोर्ट दिखाता है वो कि CRP कितना है। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, HSCRP मतलब हाई सेंसिटिव, एंड CCRP मतलब कार्डियो CRP। सो CRP को कम करने का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं है। CRP को कम करने के लिए एक ही दवा है, वो है आपकी हार्ट हेल्थ एंड योर न्यूट्रिशन। हमें हर वो चीज करनी है जो आपके बॉडी से इंफ्लेमेशन को कम करे, जैसे कि उसमें कोजन क्यू है, जैसे उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जैसे उसमें एक हेल्दी हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट है। सो सप्लीमेंट्स, गुड सप्लीमेंट्स, गुड एक्सरसाइज एंड लो लॉस ऑफ वेट विल हेल्प यू ऑन दैट। सर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट? मनोज जी ने पूछा है हमारे मन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आती है और वो 70 से 80 होती है, 80 से 90 होती है, 90 से 100 के आसपास आती है, पीछे थ्रोम्बस आके जो उसमें फंस जाता है, तो हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। कि जब एक नस जो हार्ट में खून सप्लाई कर रही है उसका जो 100% सेसेशन हो जाता है, तो उसको जो होता है ब्लॉक, जो तो कंडीशन होती है हार्ट अटैक होती है। सो अ हार्ट अटैक कैन लीड टू अ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, वो उसकी एडवांस स्टेज है। और जो कार्डियक अरेस्ट है वो XYZ कारणों से भी हो सकता है। जैसा आपने देखा होगा, लोग स्पीच दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनको एकदम गिर जाते हैं। या कोई आपने वीडियोस देखे होंगे, जिम में कोई बंदा कर रहा है, वो कार्डियक कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण हैं। कईयों का हार्ट कमजोर होता है, मालूम नहीं पड़ता। अरिथमियास, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, दैट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। तो हम इसको कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। सो अगर तो वो कॉर्नरी है, अगर तो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज विल लीड टू अ हार्ट अटैक लीडिंग टू अ कार्डियक अरेस्ट। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ है वो नॉन कार्डियक रीजन के कारण भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो तो हो सकता है। अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा या कम है तो हो सकता है। अरिथमियास, हर जो हमारी हार्ट की जो ध्वनि है, अगर वो ऊपर नीचे हो जाए या इरेगुलर, तो दैट लीड्स टू सडन कार्डियक डेथ और कार्डियक अरेस्ट। Right. Sir, what will be precautions for what precautions should we take for type 1 diabetes, I think. Yeah. देखिए, Question. टाइप 1 टाइप 2 का पहले देखना कि टाइप 1 किसको कहते हैं, टाइप 2 किसको कहते हैं। टाइप 1 इज बाय बर्थ, जो छोटे बच्चों में होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन, मोर ऑफ इंसुलिन डिपेंडेबल वाला। तो उसमें वही जैसे मैंने बताया कि वेट मैनेजमेंट इज वन, शुगरी चीजें नहीं लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है। सो वो टाइप 1 में भी वही है और टाइप 2 में भी वही है। Right. इट्स ऑल द ट्रीटमेंट विच वेरीज, प्रिकॉशन रिमेन द सेम फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2। Right, sir. Sir, there's a question. Coenzyme Q10 and omega 3 can be consumed by a person having stent. जो स्टेंट लगता है वो क्या ये ले सकते हैं सप्लीमेंट? बिल्कुल ले सकते हैं और लेना चाहिए और लंबे समय के लिए लेना चाहिए। यूजली जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो हार्ट मसल डैमेज होते हैं। So, मैं देखा बहुत सारे जो ट्रीटमेंट के हमारे पास पेशेंट बड़े आते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं। सो काफी डॉक्टर्स जो थोड़ा वो सिर्फ दवाई लिख देंगे खून पतला करने की, वो उस बीमारी को रोकने तक का तो इलाज लिख रहे हैं, लेकिन हार्ट की मसल्स को रिवाइव करने का इलाज नहीं लिख रहे। Yeah. सो कोज एंड क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन पेशेंट में जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कैंसर की बीमारी है, या जिनको ब्रेन की बीमारी है। सो दूसरी भाषा में, क्योंकि OPD में जब मुझे पेशेंट को समझाना होता है, तो मैं कहता हूँ क्यू इज द बेस्ट सप्लीमेंट अवेलेबल फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। Right. Right. Um, एक एक क्वेश्चन ये है, CoQ10 को लो बीपी में भी ले सकते हैं? बिल्कुल, कोकिटेल को लो बीपी पे भी ले सकते हैं। परफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा फिल्टर कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप सारे पूछ लीजिए सर, कैन कोई हार्ट दिक्कत नहीं। सर्जरी पेशेंट्स टेक ओमेगा 3 एंड कोएंजाइम Q10? आई थिंक
बिल्कुल। हार्ट पेशेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 3 महीने आप कोक्यू लीजिएगा, फिर ब्रेक देके 3 महीने आप ओमेगा लीजिएगा। मतलब यू कैन स्विच, 3 महीने वो 3 महीने वो। और इसमें साथ में आपको विटामिन D3 लेना बड़ा जरूरी है, वो भी आप लीजिएगा। विटामिन D3 के शॉट्स भी आते हैं जो हफ्ते में एक बार दवाई हम लेते हैं, जो सोल्यूशन लेते हैं, वो भी मैंडेटरी है। तो कोक्यू और ओमेगास के अलावा विटामिन D3 भी मैंडेटरी है। ओके। एक क्वेश्चन और है, मतलब हम लोग कई बार यहाँ अपने कॉम्बिनेशंस वर्कआउट करते हैं सप्लीमेंट्स में, तो इस मैग्नीशियम हेल्पफुल फॉर कार्डियक हेल्थ इसी के साथ रिलेटेड है, जैसे आप CoQ10 बता रहे हैं, ओमेगा 3 बता रहे हैं, सो व्हाट डू यू रिकमेंड अब फॉर ए ये कि कंप्लीट? मैग्नीशियम का भी रोल है, बट ज्यादा रोल ओमेगास और अल्फा लैक्टोक एसिड का और ओमेगास का थोड़ा ज्यादा रोल है। ओके। मैग्नीशियम वाला का रोल है बट उतना नहीं है, मतलब डिपेंड आप कौन सी स्ट्रेंथ यूज कर रहे हो ना। एब्सोल्युटली। कॉम्बिनेशंस में जो जो भी कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, ये बहुत स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। अगर हम्म। किसी कॉम्बिनेशन में साथ में, तो आई थिंक ये आपको नुकसान नहीं देगा, बेसिकली ये आपको बेनिफिट ही देगा। बेनिफिट ही देगा। ओमेगा 3 कैन लोअर बीपी? नॉट रियली। Can we give coenzyme Q10 to a thyroid patient? यस यस यू कैन गिव। आई थिंक लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हम पूछ चुके हैं। सो मैं आपको दो चीजों के बस, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो कोज और क्यू के लिए आ रहे हैं, जो कोक्यू है ना, हम्म। ये सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है हार्ट हेल्थ के लिए। पहली बात, ये हार्ट फेलियर की इंसिडेंस को कम करता है। ये हार्ट में जो चर्बी जमती है, जो अर्थोस्क्लेरोसिस चेंजेस आती है, वो उसको रोकता है, और बीपी को भी ये मैनेज करता है। ये कार्डियक इवेंट्स को भाई 50% कम। अगर एक स्टडी कहती है कि अगर आप इसको 2 साल लो रेगुलरली, तो ये हार्ट के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसका जो इवेंट्स है, कार्डियक इवेंट्स का मतलब हार्ट अटैक होना या अजाना होना, उसके इवेंट्स को कम करता है। ये बहुत अच्छा है रिकवरी के लिए, कि जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होगी, तो कोक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। हार्ट फेलियर्स और उसके लिए बहुत अच्छा है, तो कोक्यू थेरेपी इज गिवन टू दैम। ओके। और मैं बात करूं ओमेगास की, तो ओमेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जैसे मैंने कहा ना कि हम बात कर रहे थे HSCRP की और CRP की। सो बहुत अच्छा होता है हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्किन के लिए। और ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। अल्जाइमर जैसी बीमारी को से बचता है। स्पेसिफिक कैंसर से बचाता है हमारे को, और अरिथमियास को भी रोकता है। जो हम सडन कार्डियक डेथ की बात कर रहे थे, हार्ट फेलियर की या कार्डियक अरेस्ट की, तो अरिथमियास ही है, तो ये उसको भी मैनेज करता है। सो ये वेसल्स को ठीक करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा, बीपी और शुगर को भी कंट्रोल करता है। गॉट इट। सो वॉल्व रिप्लेसमेंट के बाद कौन से सप्लीमेंट्स नॉर्मली रिकमेंड किए जाते हैं, यानी? यूजली मैं इसके बाद कोक्यू एडवाइस करता हूँ मोस्टली। CoQ10 या ओमेगा 3 नॉर्मली? कोक्यू मेरा फेवरेट है, विद ओके। अल्फा लिपोइक एसिड। 3 महीने ये दे देंगे, उसका 2 महीने दे देंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, वो मसल्स को रिपेयर करता है बेसिकली। परफेक्ट, परफेक्ट। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, कैन वी गिव ओमेगा 3 टू अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी टेकिंग ब्लड थिनर्स? यस यस यस। हमारे सारे हार्ट के पेशेंट तो ब्लड थिनर लेते ही है ना। हम्म। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। ब्लड थिनर से हम एक खून पतला कर रहे हैं बस, हम किसी डैमेज को रिपेयर नहीं कर रहे ना। कोक्यू और ओमेगा दे के हम उस डैमेज को रिपेयर कर रहे हैं। So there परफेक्ट। are two way of treating things. One, we are preventing something, and another, we are building it, building the better muscles. एंड एज यू राइटली सेड, कि लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब है कि जो एक्चुअल जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी को रिपेयर के लिए, वो तो मिल नहीं पाता है आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए। सो बिल्कुल। आई थिंक मोर और लेस हमने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं डॉक्टर साहब। एंड अंचल, तुमने भी कुछ पूछना है? हाँ हाँ, सर। पूछो आई पूछो। वॉज अबाउट टू रेज माई हैंड। या। सो हाय डॉक्टर विवेक, मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग हम जो ब्लड थिनिंग वाला टॉपिक आया। वन ऑफ माय फैमिली मेंबर हैज रिसेंटली, उनको अभी बताया गया है कि उनका ब्लड थिक हो रहा है एंड देयर इज सम ऑर्गन किडनी के नीचे जो कि डैमेज हो रहा है, एंड बेसिकली उनका जो ब्लड फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अ अर्ली साइन।
So, like, I'm not really sure what are the reasons behind this, but I'm actually eager to know कि उसमें हम क्या supplementation उन्हें दे सकते हैं, because उन्होंने medicines तो start करी है blood thinning की, but what supplements can we recommend? सो पहले बात करते हैं ब्लड थिक होता क्यों है. सो स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन. Okay. हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं उनका ब्लड थिक होता है. ठीक है. Okay. और कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण ब्लड थिक होता है. सो इस केस में पहले तो वी नीड टू फाइंड ए रीजन कि वो ब्लड थिक क्यों हो रहा है, नंबर एक. सेकंड में हम उसको ब्लड थिनर्स देते हैं. थर्ड, हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए. हम कहते हैं कि हर 6 महीने ब्लड देना शुरू करो, हर 3 महीने ब्लड देना शुरू करो. उससे भी Okay. फर्क पड़ेगा. और इस केस में हम लोग आई थिंक ओमेगास दे सकते हैं और विटामिन सी दे सकते हैं. Okay. विटामिन सी का भी अच्छा रोल है, ओमेगास का अच्छा रोल है इस पर्टिकुलर उसके लिए. Perfect. If the person hasn't actually like ये सारी categories जो आपने बोली जैसे high altitude में या smoking, ये reasons नहीं है. Like it's my sister basically, she is just a housemaker. So उनका मतलब घर के अंदर ही रहना, खाना पकाना, बच्चे संभालना, बस यही रूटीन है उनका. मतलब ideally she doesn't have any bad habits, timing और ये सब भी चीजें like normally है, but we are facing certain issues with her like regularly, like very regularly. Last year also लंग्स में पानी भर गया था, ये कंडीशन हुई थी, एंड दिस ईयर अगेन दिस थिंग इज हैज स्टार्टेड टू हैपन. सो अगर लंग्स में पानी भरा है तो समथिंग इज रिलेशन टू द किडनीज ओनली, बिकॉज वो वाला पार्ट होगा. क्योंकि अगर हम इसको अर्ली एलवीएफ कहते हैं या पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, सो यूजली ये उन लोगों में होती है जिनको एक किडनी की दिक्कत है या इनको हार्ट की दिक्कत है. तो वो असेसमेंट बहुत जरूरी है. बट ये है कि इसमें अगर थिक है तो ब्लड थिनर्स एक उसमें देनी है, विटामिन सी देनी है, ओमेगास देने हैं उसमें. ओके. एनी And सप्लीमेंट यू रिकमेंड we दिस need to पर्सन? omegas and vitamin C. तो ओके. प्रोफ्लेवेनॉल सी. तो डॉक्टर साहब हमारा एक सप्लीमेंट है जिसमें विटामिन सी भी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और बाइफ्लोवेनॉइड्स भी है. हाँ हाँ हाँ. सो तो आई वो दे आई थिंक सकते हैं. हाँ, दैट्स आल्सो वेरी गुड सप्लीमेंट. और एक देखिए लास्ट विटामिन सी और जो ग्रेप सीड है ना, क्वेश्चन. ये हम बात करें कि भी हम अब यूजुअली बात करें सभी के बारे में कि हार्ट की बीमारी है क्या दें, एंजियोप्लास्टी होगी क्या दें क्या दें. लेकिन जो विटामिन सी और ग्रेप, ये उन लोगों के लिए जो हमारे 30+ 40+ वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं है. बिकॉज एक बिल्ड से इम्यून सिस्टम, ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी बड़ा स्ट्रांग है इसका. तो जो नहीं कि प्रेफरेबली हम लोग कोक्यू ओमेगा देते हैं थोड़े एल्डरली लोगों को, 45 50 55 वालों को. लेकिन यंगस्टर्स को विटामिन सी और ये सप्लीमेंट ले सकते हैं. इट्स वेरी गुड. ओके. प्रोफ्लेवेनॉल सी बेसिकली. सो डॉक्टर साहब एक Yes, yes. लास्ट क्वेश्चन है, डर के आगे जीत है. सो हमारे बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, मैं इतना ट्रैवल करते हैं हम लोग, और कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपना हेल्थ असेसमेंट कराते हो, हेल्थ चेकअप कहते हो. जैसे आपने कहा कि साल में 2 बार होना चाहिए या साल में 1 बार होना चाहिए. ज्यादातर लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते इस डर से कि कुछ निकल आएगा तो मैं क्या करूंगा. 1 2, व्हाट इज अ बेसिक मिनिमल हेल्थ चेकअप विच यू रेकमेंड फॉर एवरीवन, सो दैट सबको करना चाहिए एटलीस्ट. हमारी ये जो फैमिली है वो अपना एक मिनिमल हेल्थ चेकअप, कीपिंग इन माइंड की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है आज के. सो जैसे मैंने कहा था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अगर आप किसी चीज को अर्ली प्रिवेंट करते हो तो क्योर से बेटर है. और प्रिवेंशन में आप हमेशा कहते हैं कि अगर प्रिवेंशन में 10 पैसे खर्च होंगे तो क्योर में उसका 1 रुपया खर्च होता है. सो दैट्स Absolutely. कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. और तीसरा मैंने एक और चीज कही थी कि अगर किसी बीमारी को हम जल्दी पकड़ लेते हैं तो वो यू लिव विद दैट डिजीज लाइक इन कंट्रोल्ड वे. आप उसका लाइक अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं. सो किसी बीमारी को आखिरी में पकड़ के उसका डैमेज लेना या किसी बीमारी को शुरू में पकड़ के ही उसको मैनेज करना, तो आई थिंक जो हमने बात करी कि प्रिवेंशन वो ज्यादा जरूरी है. आज की डेट में कोई अच्छे जो हेल्थ पैकेजेस हैं आई थिंक 1000-2000 रुपए से लेके 5-7 हज़ार रुपए में आपके कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, हार्ट के टेस्ट, ईसीजी, इको, टीबी सब हो जाते हैं. सो आई एम हेडिंग द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट विद मैक्स हॉस्पिटल. आई वाज अर्लियर विद बीएलके एंड फोर्टिस. सो वी हैव ए वंडरफुल डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग सारा यही पैकेजेस, पेशेंट को असेस करना, उनको एजुकेट करना उनकी हार्ट के बारे में. सो और मैंने ये देखा कि लोग हम लोग भी स्पेंड सो मच अपने जूतों पे, अपने कपड़ों पे, अपने खाने पे, बट जब अपनी हमारी हेल्थ की बात आती है, दवाई की बात आती है, तो हम लोग बहुत कंजूसी करते हैं उसमें. सो आई थिंक थोड़े से पैसे साल में 1 बार, और आज की डेट में जो
एक इकोनॉमी है। किसी के लिए 2-3 हजार रुपये को बहुत बड़ी चीज नहीं, हम डिनर पे जाते हैं तो 3-4-5 हजार का बिल बहुत इजीली आ जाता है। अगर आपको 2,000 रुपये साल में एक बार अपने पे खर्च करने पड़ रहे हैं आपकी अपनी असेसमेंट के लिए, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, बिकॉज आप बीमारी को अर्ली पकड़ते हो, उसको पूरा ट्रीट करते हो। जैसे राइट अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं ना, बॉडी को भी एक बार थोड़ा सर्विसिंग, पैम्परिंग, असेसमेंट जरूरी है। नहीं तो हम भागते रहते हैं, वी गेट द लॉसेस। राइट राइट थैंक यू डॉक्टर साहब। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये एनपी कुमार सर है, इन्होंने बहुत देर से बेचारे हाथ खड़ा करा हुआ था। इन्हों आपको जाना है, आपका एक इम्पोर्टेंट वो हाँ है। जी, हाँ जी। दे आर लाइक कि आपने वैसे पहले बता दिया, फिर भी शायद इन्होंने मिस कर दिया कि कार्डियक पेन और गैस्ट्रिक पेन में बेसिक डिफरेंस जो फिगर आउट करा था आपने, शायद स्टार्टिंग में बताया था। तो जो गैस्ट्रिक पेन होगी, यू कैन से इट विल बी पिन पॉइंट पेन लाइक दिस। अच्छा, एक जगह। और ये आपको होगी चाहे आप खड़े हो चाहे बैठे हो। खाना खाने के बाद बढ़ेगी, बर्ब्स आएंगे, डकार आएंगे। जो हार्ट की पेन होगी वो होगी रेड जॉ, शोल्डर, आर्म, चलने से वो होगी और रुकने पे ठीक हो जाएगी। बिकॉज ओके। जैसे हमारा हार्ट एक्सर्ट करेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो पेन होगी, जैसे हम रुकेंगे वो ठीक हो जाएगी। सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। राइट राइट ओके। सो आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट मुझे लगता है डॉक्टर साहब एक स्पेशलिस्ट सेशन और आपका करवाना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड लॉट मेनी अदर क्वेश्चंस। नेहा, वी कैन ऑलवेज फिगर आउट ऑन दैट. Let's see when we can do that. But really, so thankful for your precious time, Dr. Vivek. And I think all our brand partners, if you like the session, Dr. साहब को एक excellent clapping emojis में दे दीजिए, so that he feels that he met a very beautiful family, USANA family. और हमारा मिशन वही है, to make everyone healthy, to stay healthy. And thank you so much, Dr. Vivek, for being here today. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। ये रिकॉर्डिंग हम आपको ब्रॉडकास्ट पे भेज देंगे। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो, आप प्लीज़ बाद में भेज दीजिएगा नेहा को, डॉक्टर साहब से हम उसके ऊपर भी आंसर्स ले सकते हैं सेपरेटली। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू डॉक्टर विवेक फॉर कमिंग। थैंक यू। Thank you, Thank Dr. you. Vivek. Thank you, everyone. बाय।